Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 19th of October 2025. तो गाइज आज है तारीख 19 अक्टूबर 2025 और है संडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को। वेट, आज का न्यूज़पेपर हम लोग नहीं देखेंगे। आज बेसिकली हम लोग वीकली कंपाइलेशन को कवर करेंगे। पिछले पूरे सप्ताह में जितने भी न्यूज़पेपर के अंदर आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, वो सारी टॉपिक एक ही जगह पर एक ही वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो मेरे साथ में जो पिछले एक सप्ताह से लगातार पढ़ रहे थे और बीच में मान लो एक आध दिन स्किप हो गया था, 2-3 दिन स्किप हो गया था, आपके लिए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा ये वाला वीडियो। इसको पूरा देख लीजिएगा। इसमें नया कंटेंट भी मिलेगा, पुराना कंटेंट भी मिलेगा। एक सप्ताह का कंप्लीट रिवीजन होगा। रिवीजन कुछ इस तरीके से होगा कि बिगनर को भी अच्छी तरीके से आर्टिकल समझ में आ जाए, और जो लोग पढ़ चुके हैं उनका तो बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी। बिना कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट स्किप किए दोस्तों, यहाँ पर ये रिवीजन आपको पहली बार मिल रहा है कुछ इस प्रकार के पीडीएफ के फॉर्म में। और मैं आपको बता दूं, ये अक्टूबर का पार्ट नंबर 3 का रिवीजन है, क्योंकि ये तीसरा सप्ताह है। और अभी ऐसे ही यहाँ पर जो भी सप्ताह कवर होंगे और उसके कंपाइलेशंस में रेडी कर रहा हूँ लगातार। और जैसे ही अक्टूबर का महीना खत्म होगा, नवंबर के महीने के स्टार्टिंग में ही मैं आपको पूरे अक्टूबर का मंथली कंपाइलेशन भी दे दूंगा, जो आपके करंट अफेयर के प्रिपरेशन के बेस को और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगा। मुझे बता दीजिएगा कि आपको मंथली बेसिस पर भी अगर करंट अफेयर चाहिए होगा, क्योंकि वीकली तो हम कवर कर रहे हैं। आज ये हमारा 3rd वीक है जब रेगुलर बेसिस पर वीकली कंपाइलेशंस हो रहे हैं। ठीक है, तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। लेकिन ये जो पीडीएफ्स आपके सामने प्रेजेंट है ना, इसको आपने डाउनलोड करना है, क्योंकि ये बहुत शानदार है। चाहो तो प्रिंट आउट निकलवाओ, चाहो तो एज इट इज़ पढ़ लो। मतलब आप समझ रहे हैं, 10 से 15 पेज के अंदर में, 10 से 12 पेज के अंदर में आपके पूरे सप्ताह का रिवीजन हो जाएगा। पूरा न्यूज़पेपर कंप्लीट कवर हो जाएगा। लेकिन ये पीडीएफ मिलेगा कहाँ पर? अभी के लिए जैसे आप टेलीग्राम पर जा सकते हैं, वहाँ पे दीपक यादव एजुकेशन पीडीएफ करके लिखना है। मेरा टेलीग्राम चैनल है, ये पब्लिक वाला ग्रुप है, इसको भी जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते हैं। लेकिन जितने भी जो ये पीडीएफ्स होते हैं, जो मैं डेली बेसिस पे करंट के देता हूँ कुछ इस प्रकार से, जिसमें न्यूज़पेपर के आर्टिकल होते हैं, इनसे संबंधित इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं, ये वाले पीडीएफ आपको पेड ग्रुप में मिलेंगे। और पेड ग्रुप को ज्वाइन करने का फी पेमेंट अभी तक तो मिनिमम था, जस्ट 499 रुपीज़ में आपको लाइफ टाइम के लिए ज्वाइन करवाया जाता था। बट नेक्स्ट 2 डेज के लिए ध्यान रखना, आज जैसे 19th ऑफ अक्टूबर है तो आज भी ये अप्लाई होगा, 20th ऑफ अक्टूबर को भी अप्लाई होगा, और 21st ऑफ अक्टूबर को भी रात 10 बजे तक आपको ये मिलने वाला है। ठीक है, आपको बहुत छोटा सा डिस्काउंट दिया गया है। मुझे पता है बहुत ज़्यादा मैसिव डिस्काउंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको ये जो 499 में आप लाइफ टाइम के लिए ज्वाइन करते थे ग्रुप, इसको जस्ट आने वाले 3 दिनों तक, यानी 21st ऑफ अक्टूबर रात 10 बजे तक आप 399 रुपीज़ में ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें लाइफ टाइम एक्सेस है। आपको बहुत सारा कंटेंट डेली बेसिस पे मिलता है। और अच्छी बात यह है कि आप जैसे ग्रुप में एंटर होंगे ना, तो ऐसा नहीं है कि आपको केवल आज से कंटेंट मिलना शुरू होगा, पुराना कंटेंट आपके हाथ में आ जाएगा। तो ये जो अमाउंट है 399 का, ये हैंड टू हैंड आपका रिकवर हो जाना, ये गारंटी है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, और ऐसा हमने कभी भी ऐसा डिस्काउंट कभी भी किया नहीं था आज तक, क्योंकि ऑलरेडी यार हमने बहुत मिनिमम प्राइस रख रखे थे। लेकिन मैं आपको बता दूं, जैसे ये दिवाली हमारी समाप्त होती है उसके बाद ये प्राइस इंक्रीज भी होंगे, क्योंकि लास्ट 3 ईयर्स से हम लोगों ने सेम प्राइस पर इस पूरे पीडीएफ ग्रुप को अप्लाई किया था, या बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया है। तो एक मैसिव इंक्रीमेंट आना था, मैंने आपको बताया भी था लास्ट टाइम से। मैं बहुत 1 महीने से बोल रहा था, लेकिन फिर ये फेस्टिव सीज़न आना था, उस वजह से मुझे फिर से रुकना पड़ा। लेकिन अब आगे फेस्टिव सीज़न पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, तो ये दिवाली के बाद में ये जो प्राइस है ये सीधा 899 भी जा सकता है। तो समझ जाना, अभी आपके पास में एक बहुत अच्छा सा चांस है कि आप इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ठीक है, जब हो जाएगा, जब ये प्राइस बढ़ जाएगा, तो फिर उसके बाद भी, मतलब मेरे को कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं ना, सर 2-4 दिन के लिए रुक जाओ, 10 दिन के लिए रुक जाओ, तो मैं रुक जाता हूँ। ठीक है, मैंने कहा क्या ही करना, जब इतने दिन रुके हुए थे तो इतने दिन और रुक जाओ। लेकिन अब पूरा सब कुछ सीज़न खत्म होने वाला है, फेस्टिव सीज़न भी खत्म होने वाला है, तो अपना ग्रुप अभी ज्वाइन कर लेना। और आने वाले 3 दिन के लिए आपको ये, मतलब एक छोटा सा, एक कह सकते हैं डिस्काउंट तो मिल ही रहा है ना, चाहे कुछ भी हो, छोटा सा मिल रहा हो, लेकिन मिल रहा है। चलो फिलहाल आते हैं, ये ग्रुप अगर आपने ज्वाइन करना है तो कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? व्हाट्सएप पर जा सकते हैं, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, डेमो वीडियो का लिंक मिलेगा, उसको देख लेना। और डेमो वीडियो से ज़्यादा हमारे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर में जब आप ओपन करोगे तो स्टार्टिंग में वीडियो पड़ा है। पिछले जो भी यूपीएससी के प्रीलिम्स के पेपर्स हुए हैं, आपने देखा होगा कितने सारे क्वेश्चन हम लोगों ने डायरेक्टली अपने कंटेंट से मैच करके दिखाए हैं कि हाँ देखो, डायरेक्ट ये कंटेंट से पब्लिश हुआ है। वो सब देखिएगा आराम से। ठीक है, चलिए अब आते हैं वापस से अपने सेशन की तरफ। तो दोस्तों, यहाँ पे शुरुआत होती है एक आर्टिकल से जिसको हमने डिस्कस किया था। चाइना एक्सपोर्ट कब्स के बारे में डिस्कशन हो रहा है कि भाई चाइना ने
अभी रिसेंटली एक अनाउंसमेंट किया था कि जो आर्टिफिशियल डायमंड्स होते हैं या जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं, इसके एक्सपोर्ट के ऊपर रोक लगाएगा, या फिर कह सकते हो कि यूएसए को स्पेशली यहाँ पर ये नहीं बेचा जाएगा। और ये हमने डिस्कस किया था क्योंकि चाइना दुनिया में बहुत सारा 90% रेयर अर्थ एलिमेंट्स को हैंडल करता है, उसकी प्रोसेसिंग चाइना के हाथ में होती है। तो चाइना दुनिया भर को एक्सपोर्ट भी करता है। इवन भारत भी बहुत सारा जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स है वो चाइना से परचेस करता है, ये आपको पता होगा, जिससे हम लोग सोलर पैनल्स और ये सारी चीज़ें बनाते हैं। क्योंकि रेयर अर्थ एलिमेंट्स, स्पेशली जो 17 रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, ये बहुत ज़रूरी हैं आज हमारी हर एक प्रकार की इंडस्ट्री के लिए, चाहे वो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री हो, लेजर्स हो, फाइबर ऑप्टिक हो, न्यूक्लियर हो, या फिर डिफेंस सेक्टर हो। तो अभी यहाँ पर आप देखोगे स्पेसिफिकली जो ये आर्टिकल था, इसमें 5 प्रकार के जो ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं इनकी बात हो रही थी। तो दोस्तों ये ध्यान में रखना, क्योंकि चाइना ने स्पेसिफिकली इन 5 प्रकार के रेयर अर्थ के ऊपर में रोक लगाने की बात की है कि ये हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, दूसरे देशों को नहीं बेचेंगे। ठीक है, जिससे यूएसए काफ़ी चिढ़ भी गया था। ट्रंप ने स्टेटमेंट दे दिया था कि अगर चाइना ऐसा करता है तो चाइना के ऊपर में हम एक्स्ट्रा 100% एडिशनल टैक्स लगा देंगे। पता होगा ये मामला थोड़ा सा गंभीर हो गया था। तो इसमें ना कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं है आपको। तो सर क्या याद रखें? इसमें बस खाली इतना याद रखना, वो कौन कौन से 5 रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं जो न्यूज़ में थे, जिसमें है होल्मियम, दूसरा एर्बियम, तीसरा थूलियम, चौथा यूरोपियम एंड पांचवा येतरबियम। ये ध्यान में रखिएगा। और इनका यूज़ कहाँ पे होता है? सेमीकंडक्टर्स, लेज़र, फाइबर ऑप्टिक, न्यूक्लियर, डिफेंस इंडस्ट्री, इन सभी जगह पे होता है। और मैं आपको बता चुका हूँ कि चाइना इसको डोमिनेट करता है। दुनिया की 90% सप्लाई चाइना के हाथ में है। तो जब चाहे इसको हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता है। जो जो देश चाइना पे निर्भर है उसको यहाँ पे मतलब ऑब्वियसली रेगुलेट करने के लिए ये यूज़ कर सकता है। चाइना बोलेगा कि भाई हम लोग एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, तो आप कुछ कर थोड़ी सकते हो। ठीक है, आपको कहीं दूसरे कंट्री की तरफ फिर देखना पड़ेगा। तो इंडिया के लिए यहाँ पे एक लेसन भी है, भारत के लिए लेसन यह है कि भाई सीख जाओ, क्योंकि इंडिया भी इस चीज़ को फेस कर चुका है। इसी साल मैं आपको बता दूं, जो रेयर अर्थ मैग्नेट्स होती हैं, ये रेयर अर्थ मैग्नेट्स की रोक लगा दी थी चाइना ने, बोला ये हम इंडिया को नहीं देने वाले। समझ गए? तो इससे हमें सीख ये मिलती है कि अपने एक तो पहले देश के अंदर में जितना ज़्यादा रेयर अर्थ खोज सकते हो उस कैपेसिटी को बढ़ाओ। दूसरा, दूसरे देशों के साथ में, जिन देशों के पास में बहुत सारे खनिज पदार्थ हैं, मिनरल्स हैं, उनके साथ में जितने अच्छे से रिलेशनशिप बिल्ड हो सकते हैं उस पर काम करो। ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए, इन सब के साथ में हमें एक पार्टनरशिप करना होगा बेटर तरीके से, तभी हम अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। तो ये हमारा पहला आर्टिकल खत्म। ये 5 मिनरल्स के बारे में ध्यान रखना है। और चाइना 90% डोमिनेशन करता है दुनिया के रेयर अर्थ में, ये भी यहाँ पर ध्यान रखना, उसकी सप्लाई चाइना के हाथ में। फिर अगला न्यूज़ आर्टिकल हमारा डिफेंस का था। हमने इसमें सक्षम सिस्टम के बारे में डिस्कशन किया था। नाउ ये सक्षम सिस्टम क्या है, आइए। सक्षम बेसिकली एक ड्रोन है। आप देखो न्यूज़पेपर का आर्टिकल भी लगा हुआ है। इस तरीके से कंटेंट रियलिटी में आपको मार्केट में कोई नहीं देने वाला, जिसमें आपको सोर्स पूरा का पूरा दिखने को मिले। एग्जैक्टली यहाँ पर आप कह सकते हैं जो आर्टिकल है वो मिल जाए। तो आपके सामने जो न्यूज़ आर्टिकल में एग्जैक्टली मेंशन किया गया है कि जो हमारी आर्मी है उन्होंने सक्षम जो ड्रोन है इसको इंडेक्ट किया है, ताकि वो दुश्मन के जो खतरे हैं, एरियल थ्रेट्स हैं, उसको यहाँ पे रोक सकें। सक्षम की एक पर्टिकुलर फुल फॉर्म है, ध्यान में रखिएगा, इसकी फुल फॉर्म है सिचुएशनल अवेयरनेस फॉर काइनेटिक सॉफ्ट एंड हार्ड स्किल असेट मैनेजमेंट। ये किस प्रकार का ड्रोन है? ये काउंटर अनआर्म्ड एरियल सिस्टम है। ध्यान रखिएगा, दुश्मन का जो ड्रोन होता है, दुश्मन का जो हवाई खतरा है, उसको डिटेक्ट करके उसको मार के गिराने के लिए यहाँ पर इस ड्रोन सक्षम का इस्तेमाल करते हैं। इसको बनाने वाली कंपनी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ध्यान रखिए, हम अपने आर्मी के लिए इसको डेवलप कर रहे हैं। इसका मेन काम होगा रियल टाइम जितने भी ड्रोन, दुश्मन के ड्रोन को डिटेक्ट करना, उसको ट्रैक करना और उसको न्यूट्रलाइज करना, यानी मार के गिरा देना। और इसी सक्षम ड्रोन को हम अपने आकाश तीर सिस्टम के साथ में जोड़ के काम करवाएंगे। आकाश तीर आप समझ गए, भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, हम उसकी बात कर रहे हैं, जो ऑपरेशन सिंदूर में भी यूज़ किया गया था। इससे भारत की जो एयर स्पेस सिक्योरिटी है और मजबूत हो जाएगी। और ये खुद बना रहे हैं तो आत्मनिर्भर भारत भी यहाँ पर प्रमोट होगा डिफेंस सेक्टर में। तो सक्षम ड्रोन के बारे में डिस्कशन हो गया। एग्जाम में क्या पूछ लेगा? एग्जाम में पूछेगा सक्षम सिस्टम रिसेंटली न्यूज़ में था, ये क्या है? तो ध्यान रखिएगा किस प्रकार का ड्रोन है। तो ये काउंटर ड्रोन है, ये बात याद रखिएगा। दुश्मन के ड्रोन को डिटेक्ट करके अटैक करने के लिए यहाँ पर ये जाना जाता है। चलिए, फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस किया था नेचुरल फार्मिंग के बारे में। शायद आपको याद आ रहा होगा, ये आपके सामने न्यूज़पेपर का आर्टिकल है कि नेचुरल फार्मिंग जो है आज के समय पर हिमाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा प्रमोट की जा रही है डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कीम के माध्यम से।
तो हिमाचल प्रदेश में रिसेंटली एक स्कीम लेकर आई गई है जिसका नाम है प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कई बार PKKKY करके जान रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश की एक फ्लैगशिप स्कीम है जो देश के अंदर में हिमाचल प्रदेश यानी स्टेट के अंदर में नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करता है। क्वेश्चन नंबर 1, सर ये नेचुरल फार्मिंग क्या होती है? नेचुरल फार्मिंग खेती करने का वो तरीका होता है जिसमें किसी प्रकार का फर्टिलाइजर, खाद वगैरह या केमिकल्स वगैरह हम यूज़ नहीं करते। तो सर उसके बजाय हम क्या यूज़ करते हैं? उसके अलावा नेचुरल फार्मिंग की डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, ध्यान रखिएगा। जीवामृत, बीजामृत, अग्नियास्त्र। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि बताओ जीवामृत, बीज अमृत या अग्नियास्त्र ये सब क्या हैं? ये सब नेचुरल फार्मिंग के टेक्निक्स हैं। इन टेक्निक्स के अंदर में जैसे गाय का गोबर हो गया, यूरिन हो गया, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है खाद की तरह, फर्टिलाइज़र की तरह, जिससे मिट्टी का उपजाऊपना भी बढ़ता है। कोई केमिकल्स का यूज़ नहीं हो रहा, तो इससे हमारी सॉइल की फर्टिलिटी यहाँ पर बर्बाद नहीं होती। दूसरी बात, जब यहाँ पे केमिकल्स का यूज़ किया जाता है तो हमारे किसान कई बार उन केमिकल्स के कांटेक्ट में आके बीमार भी पड़ते हैं, हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं। वो सारी हेल्थ इश्यूज़ भी उनके नहीं देखने को मिलेंगे। और दूसरी बात, इन फर्टिलाइज़र्स को खरीदने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए होगा, पैसा यहाँ पे खर्च करते हैं हमारे फार्मर्स। तो अभी ये जो नेचुरल फार्मिंग है जिसमें हम सारे के सारे नेचुरल कंपोनेंट्स का यूज़ करते हैं, जो हमारे देश में सारे आइटम्स मिल रहे हैं, तो इससे फार्मर्स के ऊपर में जो ये बर्डन हो जाता है एक्स्ट्रा खर्चा का, वो कम हो जाएगा, जिससे इनकी इनकम भी इम्प्रूव होगी। इनकम तो इम्प्रूव होगी, इनकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी क्योंकि कोई भी केमिकल के कांटेक्ट में नहीं आना पड़ेगा। और अल्टीमेटली यहाँ पर जो मिट्टी का उपजाऊपना है, सॉइल की हेल्थ है, वो भी अच्छी तरीके से मेंटेन रहने वाली है। इसमें चैलेंज बस खाली यही है कि नेचुरल फार्मिंग को लेकर आज ज़्यादा जानकारी नहीं है। ज़्यादा जानकारी के साथ साथ यहाँ पे मार्केट एक्सेस कई बार बहुत मुश्किल से मिलता है, या उतनी तेज़ी से प्रोडक्शन नहीं हो पाता, क्योंकि जो ये फर्टिलाइजर्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, इससे हम बहुत तेज़ी से यहाँ पे उत्पादन कर पाते हैं। लेकिन नेचुरल फार्मिंग है, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है, इंतज़ार करना पड़ता है। समझ गए? क्लियर हो गया? तो ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना, ये कौन से स्टेट की योजना है? तो हिमाचल प्रदेश की है। इस योजना का मेन पर्पस क्या है? नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करना। दैट्स इट। ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा और क्या बनेगा? न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। समझ गए? फिर उसके बाद आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था कि सरकार ज़ोहो प्लेटफॉर्म को प्रमोट कर रही है लगातार। एक्चुअली में जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनके जो ईमेल अकाउंट्स हुआ करते थे गूगल के ऊपर में, जीमेल वगैरह जो बना करता था, उनमें से 12 लाख के आसपास सेंट्रल कर्मचारी जो हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनके 12 लाख के आसपास जो जीमेल वाले अकाउंट्स थे, उनको ज़ोहो के ऊपर में शिफ्ट कर दिया गया है, जिस वजह से ये न्यूज़ में था। तो सर ज़ोहो क्या है? ज़ोहो भारत का खुद का बनाया हुआ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, याद होगा। जैसे आज आप देखते हो ना, गूगल के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, गूगल AI, गूगल बहुत सारे परप्लेक्सिटी एज वगैरह वगैरह, ऐसे ढेर सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं। हम अपने खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जिसका नाम दिया है ज़ोहो। ज़ोहो का बस खाली हेडक्वार्टर याद रखेगा, ज़ोहो का पूरी जो कंपनी है इसका मेन हेडक्वार्टर तमिलनाडु के अंदर में है। तो ये इंडिया के अंदर में इस प्रकार से ज़ोहो के प्रोडक्ट्स निकाल रहा है, जैसे ज़ोहो मेल हो गया, ज़ोहो शीट्स हो गया, जिसमें आप प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं जैसे पावर पॉइंट में बनाते हैं। तो ये भारत के खुद के प्लेटफॉर्म्स हैं ज़ोहो नाम के। ठीक है, जो भारत की निर्भरता जो है दूसरे देशों पे ये कम करेगा, भारत की स्वदेशी टेक्नोलॉजी को ज़्यादा प्रमोट करेगा, और हमारा देश यहाँ पे खुद का एक नया प्रोडक्ट बना सकेगा। ठीक है। फिर याद होगा हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था आयरन एज को लेकर। पाषाण काल के बारे में मैंने आपको बताया था, यानी स्टोन एज के बारे में बताया था। फिर मैंने आयरन एज के बारे में समझाया था, याद आ रहा होगा शायद आपको। जिन्होंने पढ़ा याद आ रहा होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं। तो एक्चुअली में मामला ये था, देखो आपके सामने न्यूज़पेपर का आर्टिकल है कि तमिलनाडु में यहाँ पे कुछ नई खोज की गई है, नई फाइंडिंग्स मिली हैं। जो ये मटके, पॉटरीज जो भी मिला है, ये आयरन एज के समय का है। तो हम आयरन एज की तारीख को किस तरीके से डिफाइन करें, इसके ऊपर में एक डिबेट छिड़ रही है। डिबेट क्यों छिड़ रही है दोस्तों? क्योंकि नॉर्थ इंडिया में ऊपर के हिस्से में देखोगे तो जो आयरन एज का टाइम पीरियड था वो 1100 से लेकर 800 BC का समय था। लेकिन साउथ इंडिया में कोई टाइमलाइन यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं बताया गया था। लेकिन अब जो यहाँ पे सामान खोजा गया है, सामान मिला है ना, ये नॉर्थ इंडिया में आयरन एज के समय पर जो सामान मिला था उससे भी पुराना है। तो क्या हमारे सामने क्वेश्चन ये निकल कर आता है, आयरन एज की नई तरीके से यहाँ पर जो डेट फिक्सिंग है वो होगी। आयरन एज की नई डेट हमारे सामने आने वाली है। ये तभी आएगी दोस्तों जब इसके ऊपर में और भी रिसर्च की जाएगी, क्योंकि इस पर अभी अलग अलग प्रकार की कार्बन डेटिंग करी जा रही है, तो कोई कंफर्म्ड चीज़ नहीं है अभी ये।
बस खाली यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स मिले हैं, कुछ आइटम मिले हैं, जैसे आयरन, ब्रॉन्ज, गोल्ड के आइटम्स भी यहाँ पर मिले हैं, पॉटरीज वगैरह मिली हैं जो बहुत पुरानी हैं। बताया जा रहा है कि ये उस समय की है जो नॉर्थ इंडिया में आयरन एज चला ना, उससे भी पुरानी है। तो इस पे क्वेश्चन ये उठा, स्पेशली आप देखोगे तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं एम के स्टालिन साहब, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि आयरन एज की शुरुआत या आयरन एज नॉर्थ इंडिया में प्रोमिनेंट नहीं था, आयरन एज साउथ इंडिया से शुरू हुआ। ये देखो एम के स्टालिन साहब क्या कहते हैं कि वी हैव साइंटिफिकली एस्टेब्लिश्ड दैट आयरन वाज इंट्रोड्यूस्ड 5300 ईयर्स एगो इन द तमिल लैंडस्केप। तमिलनाडु में यहाँ पर ये आयरन एज शुरू हुआ है, ऐसा इनका कहना है, जो ये पॉटरीज मिली हैं इसके हिसाब से। लेकिन ये सारी पॉटरीज कार्बन डेटिंग के लिए भेज दी गई हैं, तो थोड़ा सा हमें इंतजार करना होगा कोई भी एक पर्टिकुलर टिप्पणी करने से पहले। लेकिन आयरन एज न्यूज़ में है तो याद में रखिएगा कि मामला क्या चल रहा है। और इससे भी ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताओ अदी चनलुर, सेवगलई, कोरकई या ती कलुपत्ती, ये जगह कहाँ पर या कौन से स्टेट से एसोसिएटेड हैं। तो ये केरला से एसोसिएटेड नहीं है, ये तमिलनाडु से एसोसिएटेड हैं, ध्यान में रखिएगा। ये सारी की सारी वो जगह हैं जहाँ से आयरन एज से संबंधित आइटम्स यहाँ पर मिले हैं तमिलनाडु के अंदर में। ठीक है, फिर याद होगा हमने एक एडिटोरियल भी डिस्कस किया था। देखो मैं आपके सामने जो एडिटोरियल है वो भी प्रेजेंट कर रहा हूँ। ये इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल था, हरदीप पुरी सिंह साहब ने लिखा था और इन्होंने मेंशन किया था दिस दिवाली आ हनुमान लीप, है ना। तो इकोनॉमी का बेसिकली एक कॉन्सेप्ट न्यूज़ में था हनुमान लीप करके, प्लीज़ इसको ध्यान में रखिएगा, बिकॉज एग्जामिनेशन में ऐसे कई बार ना जो टर्म्स वगैरह होती हैं, मेटाफर वगैरह होता है, ये पूछ लिया जाता है। अच्छा, हमने यहाँ पे हनुमान लीप क्यों यूज़ किया है हमारे राइटर ने। हनुमान लीप क्या है, हनुमान जी की वो छलांग जो समुद्र को पार करके वो सीधा लंका पहुँचते हैं, सीता जी से मिलते हैं। लेकिन वो हनुमान लीप हुआ कैसे, वो छलांग लगाई कैसे। उससे पहले याद होगा हनुमान जी को भी इतना आभास नहीं था, पता नहीं था कि मैं ये समुद्र पार कर सकता हूँ। तो उनकी जो अंदर की शक्ति थी, जाम्बन जी ने यहाँ पर याद दिलाया कि भाई आपकी इनर स्ट्रेंथ क्या है, आपकी अंदर की ताकत क्या है, उनको बताया इसके बारे में, जिससे वो अपनी ताकत से जागरूक हुए और उस ताकत का फिर उन्होंने इस्तेमाल किया और समुद्र को पार किया। यानी इनर स्ट्रेंथ थी उनके अंदर में, लेकिन उसके बारे में पता नहीं था, उसको जगाया गया। समझ गए। तो इसको हनुमान लीप नाम के वर्ड से डिफाइन किया गया है, ध्यान रखिएगा। और भारत की इकोनॉमी को भी आज हनुमान लीप से ही एसोसिएट किया जा रहा है। रीज़न क्या है, क्योंकि भारत के अंदर भी एक इनर स्ट्रेंथ है। और वो जो इनर स्ट्रेंथ है इंडिया में, वो किस प्रकार की इनर स्ट्रेंथ है, ध्यान में रखिएगा। जैसे कि हमारे पास में नौजवान लोगों की जो जनसंख्या है वो बहुत बड़े लेवल पर है, अच्छी खासी पॉपुलेशन हमारे पास में देखने को मिल जाती है ना। ये हमारे पास में सबसे पहली स्ट्रेंथ है। फिर उसके बाद में देखोगे तो हमारे पास में वो यंग फोर के साथ साथ हमने डिजिटल इकॉनमी के अंदर में एक बहुत बड़ा जो चेंज है वो किया है ना। हम लोग लगातार आज देखोगे आज ऑनलाइन पेमेंट्स वगैरह किस तरीके से हो रही हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ हैं। हमें क्या करना होगा, बस खाली अपने यंग फोर्स को सही दिशा में लेकर जाना होगा। जो इंडिया के नौजवान लोग हैं, इनके पोटेंशियल को बर्बाद नहीं होने देना है। इनके पोटेंशियल को कैसे नहीं बर्बाद होने देना है भाई, इनको अच्छी अच्छी स्किल्स प्रोवाइड करवानी है, जिससे वो आगे वर्क फोर्स में इन स्किल्स का यूज़ कर सकें और एक अच्छी जॉब को गेन कर सकें। अच्छी नौकरी मिलेगी तो अच्छी कमाई होगी, कंजम्पशन होगा देश में, तो देश को आगे बढ़ाएंगे। समझ गए। तो ये भी इंडिया की स्ट्रेंथ है, बस इंडिया को यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना होगा और उस पावर को ट्रांसफॉर्म करना होगा। ठीक है, मेक इन इंडिया से स्किल इंडिया, स्किल इंडिया जैसे ही बनेगा वैसे ही दोस्तों भारत भी विकसित भारत ज़रूर से बनेगा। समझ गए। चलिए, फिर हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था, अगला आर्टिकल, जिसमें हमने बगरम एयरबेस के बारे में डिस्कशन किया था। शायद आपको यहाँ पर ये याद आ रहा होगा, नहीं याद आ रहा है तो कोई बात नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। बगरम एयरबेस ये भी बेसिकली एक एडिटोरियल था। आजकल आपको याद होगा एक आर्टिकल पब्लिश हो रहा है और यूएसए ना अपना बगरम एयरबेस में एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट दिखा रहा है। अमेरिका चाहता है, देखो पहले क्वेश्चन ये है बगरम एयरबेस कहाँ पर है, ये अफगानिस्तान में है। ठीक है, ये रहा हमारा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में यहीं पर पास में ही बगरम एयरबेस देखने को मिल जाता है कुछ इस प्रकार से, और इंडिया भी है। और यहीं पर एक नॉट आता है, एक जिसको हम कई बार बोलते हैं पमीर गांठ या पमीर नॉट कहते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहाँ से चाइना पे निगरानी रखी जा सकती है, स्पेशली चाइना के जिंजियांग प्रोविंस पर। भारत का ये ऊपर वाला हिस्सा, जम्मू कश्मीर वाला रीजन, पाकिस्तान का मेजोरिटी ऑफ हिस्सा, ईरान का जो यहाँ पर ये वाला हिस्सा है। ठीक है, ऊपर सेंट्रल एशिया के कुछ देश हैं, इन पे निगरानी बना के रखी जा सकती है अगर कोई पमीर नॉट पर बैठता है या इसके आसपास भी होता है। तो अफगानिस्तान में यहीं पर बगरम एयरबेस है और यहाँ पे देखो ये काबुल है ना, काबुल से जस्ट ऊपर बगरम एयरबेस है। तो बगरम एयरबेस यूएसए चाहता है कि अफगानिस्तान यूएसए को वापस से दे दे, यानी यूएसए इस पर थोड़ा सा टेम्परेरी समय पर अपना इस्टेब्लिशमेंट बना सके।
जिससे वो आसपास के देशों पे निगरानी बना के रख सकता है, जिससे चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान सभी ऑब्वियसली नाराज़ होंगे। तो ये अमेरिका का एक नया गेम शुरू हो रहा है बगरम एयरबेस को लेकर, बस खाली इतना राइटर कहना चाहते हैं, जिससे वो निगरानी बना के रख सकेगा आसपास के देशों पे, चाइना पे, इंडिया पे, ऊपर यहाँ पे कह सकते हैं ईरान के ऊपर में, सब के ऊपर निगरानी बना के रख सकेगा। बस खाली हमें ये इस चीज़ को अलाउ नहीं होने देना है आगे जाकर, क्योंकि बगरम एयरबेस के पास में ही पमीर नॉट है। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, बताओ पमीर नॉट क्या है। पमीर नॉट वो रीजन है जहाँ पे साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया एंड चाइना आपस तीनों में मर्ज होते हैं, है ना। इससे हम लोग बहुत एरियाज़ को मॉनिटर कर सकते हैं। जैसे आप देख पाओगे चाइना का पॉइंट है, इंडिया है, उसके अलावा यहाँ पे पाकिस्तान है, देन उसके बाद में अफगानिस्तान है। ये सारे के सारे जो रीजन्स हैं आपस में एक जगह से जुड़ते हैं, जिस जो जुड़ते हैं तो एक गांठ बनती है, जिसको पमीर गांठ भी हम कई बार कहते हैं। ठीक है, तो बगरम एयरबेस के बारे में याद रखिएगा, कहाँ पर है, अफगानिस्तान के अंदर प्रेजेंट है। आज यहाँ पर ये सारे के सारे देश, चाहे यहाँ पर यूएसए हो गया, या फिर कह सकते हैं चाइना हो गया, रशिया हो गया, इंडिया हो गया, ये सारे के सारे अफगानिस्तान के अंदर में अपनी एंट्री को चाहते हैं, बड़ी एंट्री को चाहते हैं। उसके पीछे का रीज़न यहाँ पर यह है कि अफगानिस्तान के पास में ढेर सारे खनिज पदार्थ हैं, मिनरल रिसोर्सेस हैं, और मिनरल रिसोर्सेज के पीछे आजकल लड़ाई भी हो रही है। आप देखोगे चाइना बहुत सारे रेयर अर्थ एलिमेंट्स को एक्सपोर्ट नहीं करना चाहता है ना, जो अभी हमने डिस्कस किया था। तो अफगानिस्तान के मिनरल रिसोर्सेज के बारे में जब बात करते हैं, तो अफगानिस्तान के पास में कितना खनिज पदार्थ है, ये थोड़ा सा डेटा है जिसको याद रख सकते हैं प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज अफगानिस्तान के पास में 1 ट्रिलियन से लेकर 3 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास का खनिज पदार्थ है। बहुत बहुत मैसिव अमाउंट है ये। फिर बात आती है मेजर मिनरल्स की, जिसमें आयरन और अफगानिस्तान में मिलता है 2.2 बिलियन टन्स के आसपास, कॉपर मिलता है 60 मिलियन टन्स के आसपास, लिथियम मिलता है ना। कई बार अफगानिस्तान को हम कह देते हैं कि अफगानिस्तान सऊदी अरेबिया ऑफ लिथियम है, इतना लिथियम अफगानिस्तान के पास में प्रेजेंट है। और केवल ये वाले मिनरल नहीं, ये तो वो हैं आयरन और कॉपर, लिथियम, जो अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो रहे हैं। इसके अलावा अगर आप लोग थोड़ा ध्यान दे हुए तो गोल्ड है, कोबाल्ट है, रेयर अर्थ, लैपिस लजुली नाम का जो एक प्रीशियस स्टोन होता है ब्लू कलर का, ये सारी के सारे आइटम्स अफगानिस्तान में भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ये कहाँ पे पाए जाते हैं, तो अफगानिस्तान की कुछ इंपॉर्टेंट रीजन है, जैसे नूरिस्तान हो गया, यहाँ पे नूरिस्तान में लिथियम और जेम स्टोन मिलते हैं। उसके अलावा हजीकक हो गया, यहाँ पे आयरन मिलता है। मेस आयनक हो गया, यहाँ पे कॉपर मिलता है। और आज के समय पर आपको पता है अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार है। चैलेंज यहाँ पर यही है कि ये देश कैसे अलाउ होंगे, कैसे, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर है, करप्शन बहुत ज़्यादा है, तो दिक्कतें हैं। इतना आसान नहीं होगा इन क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर कुछ एक स्ट्रेटेजिक डील लेकर आना। हालांकि चाइना, यूएसए, इंडिया, यूरोपियन यूनियन, ये सारे के सारे क्रिटिकल मिनरल्स चाहते हैं कि अफगानिस्तान से क्रिटिकल मिनरल्स को निकाला जाए, उसके बदले में अफगानिस्तान को कुछ फ़ायदे दिया जाए, उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ पे काम किया जाए, और इन मिनरल्स के से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ पे काम होगा। समझ गए। फिर याद होगा हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था कि जो डेक्स हैं, इन्होंने मैत्री 2 नाम का जो ये एक नया स्टेशन है उसको एक क्लियरेंस दे दिया है। तो भारत का एक नया स्टेशन बन रहा है, वो भी एंटार्क्टिका में। अब आपको पता है दो इंपॉर्टेंट रीजन, जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ऊपर नॉर्थ पोल है, नीचे साउथ पोल है। ऊपर की साइड में देखोगे दोस्तों तो यहाँ पर ये हमारा आर्कटिक वाला रीजन है, और नीचे वाला साइड यहाँ पर देखोगे तो ये हमारा एंटार्क्टिक वाला रीजन है। तो हम अभी एंटार्क्टिक वाले रीजन की बात कर रहे हैं। इस वाले हिस्से में भारत अपना नया स्टेशन ओपन कर रहा है, और ये नया स्टेशन जो नाम है इसका, ये होगा मैत्री 2, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये स्टेशन से हम क्या करेंगे, क्योंकि आपको पता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यहाँ पे भरपूर मात्रा में आपको ग्लेशियर्स देखने को मिलेंगे, बर्फ़ ही बर्फ़ देखने को मिलेगी। और लगातार जो हम प्रदूषण कर रहे हैं, लगातार क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उससे जो ये बर्फ़ पिघल रही है वो कितनी तेज़ी से पिघल रही है, कितना बुरा असर पड़ रहा है, क्योंकि ये बर्फ़ पिघलेगी तो इसका सारा का सारा पानी समुद्र में आकर इकट्ठा होगा, जिससे सी लेवल इंक्रीज़ होगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें, इसके बारे में रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश करना, इसके बारे में स्टडी करना, इसके बारे में स्टडी करने के लिए ही अलग अलग देशों ने अपने एंटार्क्टिक वाले रीजन में स्टेशंस बनाए हैं। तो ये भारत का, ध्यान में रखेगा, चौथा स्टेशन है मैत्री 2 करके। सबसे पहला स्टेशन भारत ने जो अपना खोला था यहाँ पे एंटार्क्टिक में, वो दक्षिण गंगोत्री था। ठीक है, फिर उसके बाद में मैत्री स्टेशन खोला था हमने, और इसी का ही मैत्री 2 यानी पार्ट 2 ओपन किया गया है इस बार। और बीच में भारतीय स्टेशन भी ओपन किया गया था। एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, भारती, मैत्री 2, ये सब क्या है, तो ये किसी अभ्यास या एक्सरसाइज का नाम नहीं है। ये कुछ स्टेशन है जो एंटार्क्टिक में भारत ने ओपन करे हैं। इसका मेन पर्पस क्या है, रिसर्च करना एंटार्क्टिक वाले रीजन में। और ये सारी की सारी चीज़ें होंगी कैसे, कौन से मंत्रालय के अंतर्गत हो रहा होगा, तो भारत की एक बॉडी है जिसका नाम है NCPOR। ठीक है, पोलर रीजन पे रिसर्च करने के लिए बॉडी बनाई गई है, सेंटर बनाया गया है, जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर में काम करता है।
इससे भारत की जो पोलर रिसर्च है वो बहुत ज़्यादा प्रमोट होगी, क्लाइमेट चेंज के ऊपर में हम डिस्कशन कर पाएंगे, नई रिपोर्ट्स को पब्लिश कर पाएंगे। और भारत जो ये मैत्री 2 नाम का प्रोजेक्ट बना रहा है, ये आने वाले 7 सालों में यानी जनवरी 2029 तक लगभग तैयार हो पाएगा। ठीक है, 2000 करोड़ रुपए का इसमें खर्चा भी आने वाला है। तो ये भी बात हो गई। मैत्री 2 के बारे में कुछ पूछ लेगा तो पता होना चाहिए। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे ग्रीन सी टर्टल के बारे में डिस्कशन हुआ है, लेकिन ग्रीन सी टर्टल के बारे में हमने जो रीसेंट एनालिसिस करा है उसमें डिस्कस नहीं किया था। आज मैं छोटी सी जानकारी आपका दे देता हूँ ग्रीन सी टर्टल के बारे में, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कुछ कुछ नए आर्टिकल्स भी आपके साथ में मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। एक्चुअली में जो ग्रीन सी टर्टल था वो न्यूज़ में क्यों था? न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इसका जो आईयूसीएन स्टेटस है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इन्होंने ग्रीन सी टर्टल का जो ये स्टेटस है इसको इंप्रूव कर दिया। आईयूसीएन के अंदर में मैं आपको बता दूं, जो ग्रीन सी टर्टल है पहले एंडेंजर्ड कैटेगरी में था, खतरे में था, लेकिन इनकी पॉपुलेशन अब इंप्रूव हो चुकी है। इस वजह से इनकी कैटेगरी को चेंज कर दिया गया है, तो अब ये लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में है। और यही क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में बन जाते हैं। ठीक है, तो इसका आईयूसीएन चेंज हो चुका है, ये अब लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में आ चुका है, ध्यान में रखिएगा। तो ये ग्रीन सी टर्टल है, मतलब थोड़ा ग्रीनिश कलर का होता है। इनके बॉडी में जो फैट होता है उसी से ही मतलब ये जो ग्रीन पिगमेंट है, ये ग्रीन नाम है वो दिया गया है। इनका साइंटिफिक नेम है क्लोनिया माइडस, ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। जो इनका ऊपर का जो शेल होता है बहुत ही ज़्यादा कठोर होता है, हार्ड होता है। इनको जो ग्रीन कलर मिलता है वो फैट से मिलता है, इनके शेल से नहीं मिलता है, ये खास बात है इनमें। और इनकी प्रजाति कहाँ पर पाई जाती है? तो भारत में ओडिशा, अंडमान और लक्षद्वीप में पाई जाती है। दुनिया में देखोगे तो ये ट्रॉपिकल वाटर्स में पाए जाते हैं, खासकर एटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन में। ठीक है, बाकी प्रोटेक्शन स्टेटस आपको पता है ही, वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में शेड्यूल 1 में कवर किया गया है। हाई प्रोटेक्शन दी गई है, मतलब इस कछुए का कोई हंटिंग वगैरह नहीं कर सकता। लेकिन आयुसेन के अंदर में अब ये नया अपडेट आ चुका है, इसको लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में कवर किया गया, यानी इसकी अच्छी खासी पॉपुलेशन है। जो पहले खतरे में हुआ करता था, अब यहाँ पर ये खतरे से बाहर आ चुका है। ये बस खाली हमको पता चलता है। फिर याद होगा हमने आर्टिकल डिस्कस किया था स्नो लेपर्ड्स के बारे में, एक और स्पीशी न्यूज़ में है। सारी स्पीशीज़, सारी चीज़ें जो भी है वो सब जो न्यूज़ में है वो सब कुछ यहाँ पर इसी आर्टिकल या इसी सेशन में मिलने वाला है। स्नो लेपर्ड की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो आर्टिकल ये छपा था न्यूज़पेपर के अंदर में कि स्नो लेपर्ड दुनिया का लीस्ट जेनेटिकली डाइवर्स बिग कैट है। यानी कि स्नो लेपर्ड एक ऐसा जानवर है जिसकी जेनेटिक्स में जो जीन होते हैं उसमें ज़्यादा बदलाव नहीं होते या ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन नहीं होता, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन्स नहीं मिलते। जैसे आज इंसानों में आप देखोगे हर एक इंसान के जेनेटिक्स अलग अलग हैं, वैसे स्नो लेपर्ड्स में ज़्यादा अलग अलग जेनेटिक्स नहीं पाए जाते। बस इतनी सी बात यहाँ पर बताई जा रही है। ठीक है, जिस वजह से आपको स्नो लेपर्ड के बारे में पढ़ना था और जो मैंने आपको पढ़ाया भी है कि आज जो ये स्नो लेपर्ड हैं ये 12 एशियन देशों में पाए जाते हैं, जिसमें हिमालयाज और सेंट्रल एशिया वाले कंट्रीज़ आपको नजर आएंगे। समझ गए? तो याद में रखिएगा। और वो देश कौन कौन से हैं? तो अगर आपसे देश के बारे में पूछ ले तो इसमें ये 12 एशियन देशों में इंडिया भी है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा क्या बताओ स्नो लेपर्ड केवल भारत में पाया जाता है, आप कहोगे नहीं, भारत के अलावा आप देखोगे बहुत सारे देशों में पाया जाता है। चाइना है, नेपाल है, भूटान, मंगोलिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, रशिया, ये सारे के सारे देश हैं जहाँ पर इनकी पॉपुलेशन पाई जाती है। अब स्नो लेपर्ड ना बहुत कम ही से दिखाई देते हैं। जब बहुत कम से दिखाई देते हैं तो इसलिए कई बार इसको पहाड़ों का भूत कह दिया जाता है, घोस्ट ऑफ द माउंटेन्स कह दिया जाता है। समझ गए? आयुसीएन स्टेटस ध्यान में रखिएगा। वैसे इसकी पॉपुलेशन देखोगे तो टोटल 4500 के आसपास इनकी आबादी है। दुनिया में लगभग 7500 के आसपास है। इंडिया में 718 के आसपास है। दुनिया में देखोगे तो 5000 से 7500 के आसपास इनकी आबादी है। लेकिन भारत में 718 के आसपास स्नो लेपर्ड्स देखने को मिलेंगे। और इंडिया में सबसे ज़्यादा स्नो लेपर्ड्स कहाँ कहाँ पर देखने को मिल जाते हैं? खासकर हमारा जो हिमाचल प्रदेश वाला रीजन हो गया, उसके आसपास के स्टेट्स, लद्दाख हो गया, तो यहाँ पर स्नो लेपर्ड्स की पॉपुलेशन पाई जाती है। आयुसेन में देखोगे तो वल्नरेबल कैटेगरी में है, थोड़ा सा खतरे में है। और बाकी साइट्स में अपेंडिक्स 1 में रखा गया है, यानी आप इसका जो ट्रेड वगैरह है, व्यापार वगैरह है, वो नहीं कर सकते। बाकी और कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं, और तो नॉर्मल बातें। हाँ, एक बात और याद रखना, स्नो लेपर्ड को बचाने के लिए भारत ने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चलाया जिसका नाम था प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड। 2009 में चलाया गया था ताकि स्नो लेपर्ड्स को ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा दी जा सके, प्रोटेक्शन दी जा सके। वैसे ही यहाँ पे दुनिया का भी एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है जो स्नो लेपर्ड्स की प्रोटेक्शन की बात करते हैं। और हमने ये डिस्कस किया कि दुनिया में ये 12 देश हैं, 12 एशियन कंट्रीज़ जहाँ पे स्नो लेपर्ड्स पाए जाते हैं, है ना। तो इन 12 देशों ने मिलकर एक प्रोग्राम शुरू किया जिसका नाम है शॉर्ट फॉर्म में GSLEP, और फुल फॉर्म है इसका ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम। ध्यान रखिएगा 2013 के अंदर में बिश्केक में ये प्रोग्राम अप्लाई किया गया था, साइन हुआ था। तो ये 12 के 12 देश मिलकर क्या करते हैं? स्नो लेपर्ड्स की प्रोटेक्शन के ऊपर में ये बात करते हैं।
समझ गए। फिर 2025 का ये अगला आर्टिकल है जिसमें हमने 2025 का नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स डिस्कस किया था, याद होगा। तो वैसे मैं सारे नोबेल प्राइज़ पढ़ा चुका हूँ और पिछला वाला जो रिवीजन वीकली कंपाइलेशन था उसमें मैंने सारे नोबेल प्राइज़ आपको रिवाइज भी करवा दिए हैं। यहाँ पे जो हम नोबेल प्राइज़ डिस्कस कर रहे हैं वो है नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स। तो इस बार नोबेल प्राइज़ जो इकोनॉमिक्स में दिया गया है 2025 का, ये 3 लोगों को दिया गया है। पहले हैं जॉल मॉकेर, दूसरे हैं फिलिप एग्योन और तीसरे हैं पीटर हॉविट। ये क्यों दिया गया है? तो नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स दिया गया है फॉर द इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमिक ग्रोथ। ये कॉन्सेप्ट है इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमिक ग्रोथ। इस बात को याद रखेगा। इनका कहना यह है कि जब नए नए आविष्कार होते हैं तो नए आविष्कारों से ही दुनिया की इकोनॉमी ग्रो करती है। फिर उन्होंने एक आइडिया डिस्कस किया है क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का। क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन में क्या है कि भाई पुरानी टेक्नोलॉजी जाएगी तभी यहाँ पर नई टेक्नोलॉजी आएगी, नई प्रकार से अपग्रेडेशन होगा। तो इसमें यहाँ पे क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का नाम दिया गया। तो ये कहते हैं कि जितना ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा उस पर खर्चा करना चाहिए हमें, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चा करेंगे तभी नए आविष्कार होंगे और नए आविष्कार की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, यानी इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमिक ग्रोथ। इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स दिया गया है 2025 का इन तीनों पर्सनैलिटीज़ को। क्लियर हो गया। चलिए भाई अगला न्यूज़ आर्टिकल। फिर हमने डिस्कस किया था भारत मंगोलिया के रिलेशंस को। क्यों? क्योंकि एक आर्टिकल छपा था कि भारत क्या करेगा, मंगोलिया की जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होती है बीएसएफ, उन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को ट्रेनिंग देगा भारत। जिस वजह से यहाँ पर ये चर्चाओं में था। क्यों? क्योंकि मंगोलिया के जो प्रेसिडेंट है वो इंडिया की विजिट पर आए थे, भारत के पीएम के साथ में डिस्कशन कर रहे थे। मंगोलिया की बात करेंगे दोस्तों तो मंगोलिया क्या है, एक लैंडलॉक कंट्री है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है। ये बात यहाँ पर लिखी हुई भी होगी, देखो एग्जैक्टली ये बात मैंने आप लोग को पढ़ा रखी है। एक सेकंड रुको दोस्त, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। देखो जो मंगोलिया है ये सेकंड लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री है जो रशिया चाइना के बीच में आता है एंड मोस्ट स्पार्सली पॉपुलेटेड है आफ्टर दी कजाकिस्तान। यानी दुनिया का पहला देश जो सबसे बड़े साइज का है और लैंडलॉक कंट्री है, यानी आसपास केवल देश, अलग अलग देशों से यहाँ पर उनका जो बॉर्डर है वो घिरा हुआ है। ठीक है, इनके पास में कोई समुद्र का एक्सेस नहीं है। तो इस प्रकार का पर्टिकुलर केस अगर आप लोग देखोगे तो दोस्तों याद रखिएगा, मंगोलिया दूसरा देश है ऐसा लैंडलॉक कंट्री में जो सबसे बड़े साइज का है, सेकेंड लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री। फर्स्ट लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री कौन सा है? वो है कजाकिस्तान। समझ गए। यहीं पर आप देखोगे गोबी डेजर्ट है, ये जो रेगिस्तान है ये दो देशों में फैला हुआ है, चाइना और मंगोलिया में। ठीक है, तो मंगोलिया आप कह सकते हैं दो ही कंट्रीज से बॉर्डर्स को शेयर करता है, फर्स्ट वन इज रशिया एंड सेकेंड वन इज चाइना। ठीक है, क्लियर हो गया। मंगोलिया में बुद्धिज़्म को ज़्यादा फॉलो किया जाता है, तो बुद्धिस्ट कनेक्शन है। कनेक्शन कैसे है? क्योंकि भाई बुद्धिज़्म भारत से ओरिजिन हुआ, भारत से गया दूसरे देशों में और मंगोलिया तक भी यहाँ पर वो भारत से ही पहुँचा है। समझ गए? आगे सुनिए। भारत और मंगोलिया के बीच में एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, एक अभ्यास होता है। उस अभ्यास का नाम रखिएगा, नाम याद रखिएगा, इसका नाम है नॉमेडिक एलिफेंट। एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए कि बताओ नॉमेडिक एलिफेंट नाम का एक मिलिट्री अभ्यास है, ये कौन से दो देशों के बीच में होता है? तो ये भारत मंगोलिया के बीच में होता है। फिर एक तरीका होता है यूपीएससी का क्वेश्चन पूछने का जहाँ पे वो प्लेसेस के बारे में पूछता है। तो आइए मैं मंगोलिया का पूरा लोकेशन मैंने आपको पढ़ाया था, वापस से फटाफट रिवाइज करते हैं कि रशिया चाइना के बीच में है, सेकेंड लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री है, मंगोलिया में ही गोबी डेजर्ट है। गोबी डेजर्ट की जब हम लोग बात करते हैं दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा कोल्ड डेजर्ट माना जाता है, वन ऑफ द कोल्ड डेजर्ट माना जाता है, जहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स यानी कॉपर ये सब चीज़ें प्रेजेंट हैं। और फिर उसके बाद में मंगोलिया में ही कुछ माउंटेन्स है जिसमें अल्ताई माउंटेन्स काफ़ी हैं। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ से घिरे रहते हैं। फिर यहाँ पे जो ग्रासलैंड्स हैं, लंबे लंबे ग्रासलैंड्स हैं। ग्रासलैंड्स मतलब एक बहुत बड़े बड़े फील्ड है जहाँ पर केवल और केवल घासें ही घासें हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, घासें ही घासें हैं, पेड़ कम हैं। इसलिए मंगोलिया के अंदर में बहुत सारे नोमैडिक हर्डर्स पाए जाते हैं, यानी अपने पशुओं को चरवाते हैं। कैमल्स वगैरह यहाँ पर पाए जाते हैं। फिर मंगोलिया में एक इंपॉर्टेंट झील है, लेक है, जिसका नाम है लेक खोफ्सगोल। ध्यान में रखिएगा, लेक खोफ्सगोल को मंगोलिया का ब्लू पर्ल कहा जाता है, यानी नीला मोती कहा जाता है। ब्लू पर्ल ऑफ मंगोलिया पूछ लेगा तो वो लेक खोफ्सगोल है। समझ गए? ये मंगोलिया के बारे में जानकारी हो गई। इतिहास देखोगे तो मंगोल एम्पायर एक मैसिव एम्पायर रहा है। गेंगिस खान के अंडर में मंगोल एम्पायर ग्रो हुआ, एक लार्जेस्ट कंटिग्यूअस एम्पायर बना। हालांकि यहाँ पर ये पूरी तरह से सब कुछ समाप्त हो जाता है मंगोलिया में 1990 में, जब 1990 में यहाँ पे एक डेमोक्रेसी आ जाती है। मंगोलिया की कैपिटल है उलान बतर। यहाँ की जो अर्थव्यवस्था चलती है, ज़्यादातर लोग माइनिंग करते हैं, यानी मेजर जो मिनरल्स हैं, खनिज पदार्थ हैं, कॉपर, कोल, गोल्ड, इनको निकाला जाता है। और बस इतना ही ध्यान में रखिएगा। चलिए, फिर अगले न्यूज़ आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था माइक्रो प्लास्टिक पॉल्यूशन के बारे में। अब दोस्तों आपको पता होना चाहिए माइक्रो प्लास्टिक क्या होता है। प्लास्टिक के बहुत ही छोटे छोटे साइज़ के टुकड़े, बहुत ही छोटे छोटे साइज़ के पीसेस
उसको हम माइक्रोप्लास्टिक कहते हैं। सर फिर भी कितने छोटे पीसेस हो सकते हैं, कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन है यहाँ पर? हाँ बिल्कुल, जो भी प्लास्टिक का साइज़ 5 mm से छोटा होगा, 5 मिलीमीटर से छोटा होगा, उसको हम लोग माइक्रोप्लास्टिक कहते हैं। 5 मिलीमीटर या 5 मिलीमीटर से छोटा। तो एक्चुअली में क्या हुआ है, गोवा में दो नदियां हैं, एस्टुअरी हैं बेसिकली, एक का नाम है मोंडोवी और दूसरा जोरवी। दोनों जगह पे दोस्तों एक स्टडी की जाती है और ये पता लगाया जाता है कि यहाँ पे जो मछलियाँ हैं, उन मछलियों के शरीर में कितना माइक्रोप्लास्टिक जा चुका है, क्योंकि वो मछलियाँ छोटे छोटे माइक्रोप्लास्टिक्स को खा रही हैं और उन मछलियों को कई बार लोग खाते हैं, सी फूड का कंजम्पशन करते हैं, तो वो माइक्रोप्लास्टिक लोगों के शरीर में जा रहा है, उनकी बॉडी में जा रहा है। तो जब हमने यहाँ पे नदी के बारे में सर्च किया तो आपको पता होगा उस समुद्र के दो हिस्से होते हैं, एक होता है बैंथिक, एक होता है पैलेगिक। बैंथिक वाला हिस्सा जो होता है वो समुद्र का निचला हिस्सा होता है, तल वाला हिस्सा, और पैलेगिक जो होता है समुद्र का ओपन वाला हिस्सा होता है, ऊपर वाला हिस्सा। तो बैंथिक में जैसे कैटफिश पाई जाती है, पैलेगिक में मतलब जैसे एंकोवी नाम की मछलियाँ पाई जाती हैं। तो इनके ऊपर में रिसर्च किया गया और रिसर्च करते हुए ये पता चला जो बैंथिक जोन में मछलियां हैं जो समुद्र के तल के आसपास हैं, उनमें माइक्रोप्लास्टिक की संख्या ज़्यादा है। और जब कोई भी एक जीव अपने शरीर के अंदर में ढेर सारा माइक्रोप्लास्टिक, ढेर सारा प्रदूषण इकट्ठा करता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बायो एक्यूमुलेशन, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जिससे बहुत सारा जब प्रदूषण एक जीव के बॉडी के अंदर में इकट्ठा हो जाता है तो हम बोलते हैं बायो एक्यूमुलेशन। फिर यहीं पर एक टॉपिक आता है बायो मैग्निफिकेशन का। ये क्या होता है भाई, उस जीव के अंदर में फॉर एग्जाम्पल जैसे मछली प्लैंकटन्स को खाती है और प्लैंकटन क्या करता है, छोटे छोटे माइक्रोप्लास्टिक्स को अपने बॉडी में अट्रैक्ट करता है। तो उस प्लैंकटन को मछली ने खाया, यानी कि वो माइक्रोप्लास्टिक मछली के शरीर में चले गए। अब वही माइक्रोप्लास्टिक दोस्तों मछली को इंसान ने खा लिया, तो वो माइक्रोप्लास्टिक इंसान में चले गए। आज प्रॉब्लम यह है कि माइक्रोप्लास्टिक्स एक इंसानी शरीर में लगातार बढ़ता चले जा रहा है। तो समस्या क्या है? समस्या यह है कि ये माइक्रोप्लास्टिक जहर का काम करता है। इससे हमारे ब्रेन डिसऑर्डर, इम्यून सिस्टम टॉक्सिसिटी, कैंसर का रिस्क भी यहाँ पे लगातार बढ़ता चले जा रहा है। तो बस खाली ये स्टडी पब्लिश हुई थी और यहाँ पे कुछ भी नहीं था। एग्जाम के लिए ध्यान में क्या रखना है, मंडोवी और जोरवी एस्टुअरी कहाँ पर हैं? तो ये गोवा में है जहाँ पर ये स्टडी को कंडक्ट किया गया है। एस्टुअरी क्या होती है? नदी का वो हिस्सा जब वो समुद्र के साथ मिल रहा होता है तो उसमें कुछ समुद्र का खारा पानी होता है, नदी का फ्रेश वाटर होता है, आपस में मिक्स हो रहा होता है, वो हमारा एस्टुअरी वाला हिस्सा होता है। ठीक है, चलिए आगे आता है। फिर हमने अगला न्यूज़पेपर का जो एडिटोरियल है वो डिस्कस किया था, जहाँ पे भारत और ऑस्ट्रेलिया के क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप के बारे में डिस्कशन किया गया था। ये दो राइटर ने मिलकर बात की थी कि किस तरीके से इंडिया और जो ऑस्ट्रेलिया है, इनके गोल बिल्कुल सेम है। गोल क्या है? गोल यह है कि प्रदूषण को ज़्यादा से ज़्यादा रोकना, क्लाइमेट चेंज से लड़ना। लेकिन उसके लिए दोनों मिलकर काम कर सकते हैं, ये बेसिक तौर पे यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया था। समझ गए? तो एक्चुअली में देखोगे तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक रिन्यूएबल एनर्जी पार्टनरशिप ऑलरेडी लॉन्च की गई है 2024 में। तो 8 मेजर एरियाज़ हैं जहां पर भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलकर काम कर सकते हैं। सोलर फोटोवोल्टिक एरिया, यानी सोलर पैनल्स वाले क्षेत्र में, ग्रीन हाइड्रोजन स्टोरेज, सप्लाई चेन, सर्कुलर इकोनॉमी, इन्वेस्टमेंट, स्किल एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। लेकिन इसमें दोनों देशों को साथ में आने की ज़रूरत है, क्योंकि दोनों देश साथ में ही एक समस्या को फेस भी कर रहे हैं और एक ही गोल भी है। समस्या यह है कि दोनों देशों की निर्भरता चाइना पर है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के पास में ढेर सारे मिनरल्स हैं, लेकिन उन मिनरल्स को यहाँ पर किस तरीके से यूज़ करना है, उसके लिए ढेर सारे लोगों की रिक्वायरमेंट होगी, वर्क फोर्स की ज़रूरत होगी। तो वो वर्क फोर्स ऑस्ट्रेलिया को भारत दे सकता है। तो भारत के लोग ऑस्ट्रेलिया का मिनरल साथ में मिलकर कंबाइन करके काम कर सकते हैं, जिससे चाइना के ऊपर निर्भरता कम हो जाएगी। और जितना ज़्यादा हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी को जनरेट करेंगे, सोलर पैनल्स वगैरह बनाएंगे, उतना ज़्यादा हम लोग प्रदूषण को कम कर सकेंगे। और अल्टीमेटली दोनों का गोल क्या है? जैसे भारत का गोल यह है कि 2030 तक हम 500 गीगावाट तक की वो एनर्जी बनाएं जो प्रदूषण से रहित हो, यानी जिसमें कोई भी किसी प्रकार का कोयला वगैरह ना जला हो। और ऐसे ही यहाँ पर देखोगे ऑस्ट्रेलिया का भी टारगेट है कि 2035 तक ये चाहते हैं 62 से लेकर 70% के आसपास प्रदूषण को कट करना, इसको रोकना। फिर हमने एक और एडिटोरियल डिस्कस किया था, याद होगा, यहाँ पे राइटर ने बात की थी द रोड टू जेंडर इक्वालिटी इन कोर्ट्स। जो हमारे न्यायालय होते हैं, कोर्ट्स होते हैं, कोर्ट्स के अंदर में किस तरीके से महिलाओं का जो रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, वो यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया था। याद आ रहा है? नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, याद दिलाता हूँ। पहली बात, राइटर ये कहती हैं कि देखो महिलाओं का जो रोल है ना हमारे कोर्ट्स के अंदर में, वो बहुत कम है, रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। फॉर एग्जाम्पल सुप्रीम कोर्ट में केवल 3.1% महिलाएं सर्व कर रही हैं एज अ जज के तौर पर। मैं जुडिशरी की बात कर रहा हूँ, नॉट दी लॉयर एक्सपेक्ट। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर ये कहते हैं कि जैसे सुप्रीम कोर्ट में 34 जज हैं तो 34 में से केवल एक ही महिला है जो जज है।
ऐसी हाई कोर्ट में दोस्तों 14% केवल महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन है जज के तौर पे, एंड लोअर कोर्ट्स में महिलाएं ज़्यादा हैं। अब ऐसा क्यों? राइटर ये कहती हैं कि भाई देखो, सुप्रीम कोर्ट में महिलाओं की योगदान, महिला जो है जज के पद पे बहुत कम है। हाई कोर्ट में भी महिलाएं जज के पद पे बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन लोअर कोर्ट्स के अंदर में महिलाओं की पोजीशन थोड़ी बहुत इंप्रूव्ड है, 38% के आसपास यहाँ पर जजेस देखने को मिल जाती हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि लोअर कोर्ट्स में जाने के लिए वो जो महिला है उसको एक एग्ज़ाम निकालना पड़ता है, मतलब सबको एग्ज़ाम निकालना पड़ता है, तब वो जज के पद पे जाते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में कोई एग्ज़ाम की प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जज बनने के लिए कॉलेजियम सिस्टम को फॉलो किया जाता है। तो ये जजेस ही आपस में मिलकर डिसाइड करते हैं कि किस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज बनाना है, ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई ये जो कॉलेजियम वाला सिस्टम है ना, इसको ख़त्म कर देना चाहिए, और इसके बजाय हमारे देश के अंदर में एक ऑल इंडिया जुडिशल सर्विस नाम का एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम को लेकर आना चाहिए। जैसे हमारा यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है ना, जहाँ पर सभी आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर सेलेक्ट्स होते हैं, ऑल इंडिया एग्ज़ाम होता है, वैसे ही हमें जुडिशरी का ऑल इंडिया एग्ज़ाम करना चाहिए। जो पढ़ेगा, जितना दम होगा पढ़ने का, उसके आधार पर एग्ज़ाम निकालेगा, तब वो जुडिशरी के पद पे जाएगा। क्योंकि ऐसे ही नहीं, लोअर कोर्ट्स में एग्ज़ाम होता है तो यहाँ पे महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन जुडिशरी में ज़्यादा है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में यहाँ पर ज़्यादा है नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में एग्ज़ाम नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में एक्सपीरियंस देखा जाता है, ये यहाँ पर बोला जा रहा है। तो बेसिकली काफ़ी लोग सपोर्ट करते हैं कि भैया सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी जज बनने के लिए एग्ज़ाम को रखा जाए, यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एग्ज़ाम रख लेंगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, ज़्यादा महिलाएं भी यहाँ पर उस पूरे एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगी। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? ठीक है। फिर हमने आर्टिकल डिस्कस किया था रिगार्डिंग आईमैक कॉरिडोर, ये आपको याद आ रहा होगा। आईमैक कॉरिडोर क्या है? ये इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जहाँ पे हमारा मेन पर्पस है कि हम भारत को सीधा अपने यूरोप के साथ में जोड़ेंगे, और यूरोप को साथ में जोड़ने के लिए जो बीच में हिस्सा चाहिए होगा हमें, वो मिडिल ईस्ट का चाहिए होगा। तो इसमें 3 रीजन्स आपस में जुड़ रहे होंगे। कौन कौन सा? इंडिया, मिडिल ईस्ट और साथ ही साथ में यूरोप। कैसे जोड़ा जाएगा? पहले यहाँ पे ये समुद्र के रास्ते यानी दोनों के बंदरगाह जोड़ दिए जाएंगे, फिर यहाँ से रेलवे लाइन यानी पटरियाँ बिछाई जाएंगी इसराइल के हाइफा पोर्ट तक, फिर यहाँ से फिर से बंदरगाह जोड़ दिया जाएगा ग्रीस के बंदरगाह से, और ये फिर ऊपर पूरा ग्रीस जो है यूरोप के साथ में जुड़ा हुआ है। तो यूरोप को कोई सामान भेजना होगा तो वो इसी रास्ते के थ्रू हमको भेज सकता है, या इंडिया को भेजना होगा, इंडिया भेज सकता है, मिडिल ईस्ट का व्यापार हो सकता है, मिडिल ईस्ट यूरोप से व्यापार कर सकता है। समझ गए? तो इसमें बहुत सारे बंदरगाह का भी उपयोग हो रहा है, ध्यान में रखिएगा। अब कौन कौन से पोर्ट्स आ रहे हैं? भारत का जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, यूएई का जेबल अली पोर्ट है, इसराइल का हाइफा पोर्ट है, यूरोप का मर्सील पोर्ट है, ठीक है, स्पेशली फ्रांस वाला। तो ये सारे के सारे पोर्ट्स हैं जो आपस में कनेक्ट होने वाले हैं, ध्यान में रखिएगा, जिसके माध्यम से व्यापार होगा, भारत, मिडिल ईस्ट और यूरोप आपस में जुड़ेंगे। ये आईमैक कॉरिडोर का जो अनाउंसमेंट है, ये 2023 में G20 समिट के दौरान भारत में किया गया था, और इसका फुल फॉर्म है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। इस कॉरिडोर का मेन पर्पस होगा व्यापार की एफिशिएंसी को बढ़ाना, चाइना का जो BRI है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसको टक्कर देना, पाकिस्तान को बाईपास करना, क्योंकि पाकिस्तान की अब किसी प्रकार से कोई हमें ज़रूरत पड़ेगी नहीं, है ना। तो इसमें समुद्र का रास्ता भी होने वाला है, रेल भी होने वाला है, रोड भी होने वाला है, डिजिटल और एनर्जी ट्रेड भी होने वाला है। इसमें कौन कौन से देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं आईमैक के अंदर में? तो ये पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ हैं, जिसमें भारत है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, सऊदी अरेबिया है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, यूरोपियन यूनियन है, फ्रांस है, जर्मनी है एंड इटली है। ये सारे देश हैं जो बेसिकली पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ हैं, जो हिस्सा हैं आईमैक कॉरिडोर का, ठीक है। फिर हमने डिस्कस किया था फिस्कल आर्किटेक्चर ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में, शायद आपको याद आ रहा होगा। यह है वो आर्टिकल, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट के ऊपर में सीधा पब्लिश हुआ था। फिस्कल आर्किटेक्चर ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज़। देखो, आपको पता होगा, मैंने आपको गवर्नमेंट स्ट्रक्चर बताया था, भारत का गवर्नेंस स्ट्रक्चर। भारत का गवर्नेंस स्ट्रक्चर कैसे काम करता है? गवर्नेंस स्ट्रक्चर में सबसे ऊपर आती है हमारी केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार से नीचे आती है स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से नीचे आती है हमारी लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट बोले तो ये इसको डिवाइड कर दिया गया है, गांव के क्षेत्र के लिए अलग और शहर के क्षेत्र के लिए अलग। गांव के लिए विलेज पंचायत, विलेज ग्राम, ये सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं, और शहर के लिए हमारी म्यूनिसिपैलिटीज़ आ जाती हैं, म्यूनिसिपल काउंसिल, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ये आपने सुना होगा। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बड़े क्षेत्र के लिए, म्यूनिसिपल काउंसिल छोटे क्षेत्र के लिए, जिसको आप म्यूनिसिपैलिटीज़ कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर इस आर्टिकल में ये मेंटेन किया गया। तो गवर्नेंस स्ट्रक्चर आपने समझा। इस आर्टिकल में बात हो रही है फिस्कल आर्किटेक्चर की, यानी कि भाई देखो, जिम्मेदारी की बात करेंगे, पावर्स की बात करेंगे, तो पावर सबके साथ में है, ठीक है। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करोगे तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी हमारी केंद्र सरकार के ऊपर है, देश की, फिर राज्य सरकार के ऊपर है, फिर हमारी विलेज की विलेज पंचायत के ऊपर, शहर की यहाँ पर म्यूनिसिपैलिटीज़ के ऊपर।
ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात हो गई। अब बात आती है फाइनेंस पावर की। फाइनेंशियल पावर, सरकार की फाइनेंशियल पावर क्या होती है? पैसों की पावर हम कैसे कहेंगे? वो ऐसे कहेंगे जब जिसके पास में टैक्स लगाने की पावर होगी। अब जैसे आप देखोगे भैया, जिम्मेदारी तो सबके दी गई है, जिम्मेदारी तो बटी हुई है सभी स्टेट्स के ऊपर में, सॉरी सभी गवर्नमेंट्स के ऊपर में। लेकिन जब पैसों की बात आती है तो पैसा सरकार कैसे कमाती है? मेन पैसा कमाती है टैक्स के माध्यम से, ठीक है। लेकिन टैक्स लगाने की पावर पंचायत के पास में या म्यूनिसिपैलिटीज़ के पास में बहुत ही ज़्यादा कम है। फॉर एग्जांपल, जैसे आप शहर में रह रहे हैं तो आप हाउस टैक्स वगैरह देते होंगे, तो म्यूनिसिपैलिटी के पास में हाउस टैक्स वगैरह ही वो मेन कारण बन जाता है या मेन इनका कमाई बन जाती है। और जीएसटी से पहले थोड़ा बहुत जो पैसा कमा लेते थे। जीएसटी लगने के बाद में दोस्तों इनका जो बाकी सारा रेवेन्यू वो सब खत्म हो गया, ऑक्ट्रॉय टैक्स वगैरह सब खत्म हो गया। तो आज ना पैसा इनके पास में नहीं आ पा रहा है। तो ये चलती कैसी हैं भाई? इंतज़ार करते रहते हैं, जब पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट रिलीज़ करेगी स्टेट गवर्नमेंट को देगी, फिर स्टेट गवर्नमेंट से दोस्तों ये पैसा जाएगा यहाँ पर जितने भी हमारे गांव वाले क्षेत्र हैं या फिर शहर वाली म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं, इन तक पैसा जाएगा। तो ये इंतज़ार करते हैं, ऊपर से पैसा आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा जाता है इन पंचायत के पास, म्यूनिसिपैलिटीज़ के पास। अब जो पैसा जाता है या तो ग्रांट्स के फॉर्म में दिया जाता है कि भैया ये पैसा है इसको लगा देना, या कोई सपोर्टिव वे में दिया जाता है, असिस्टेंस के तौर पे दिया जाता है। समझ गए? तो पैसे वाली जो पावर है ये बहुत कमज़ोर है पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ के पास, ये इस आर्टिकल में मेंशन किया गया। जबकि इसके पास में जिम्मेदारी ज़्यादा है, क्योंकि शहर की बात करोगे तो हमारे शहर का जो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है वो 65% है। लेकिन म्यूनिसिपल के पास में टैक्स लगाने की पावर बहुत कम है, और टैक्स से जो पैसा जनरेट हो रहा है वो 1% से कम हो रहा है। तो भाई ये म्यूनिसिपैलिटीज़ और हमारी जो पंचायत हैं वो फाइनेंशियल सिस्टम के मामले में बहुत कमज़ोर हो जाती हैं। इनके पास टैक्स लगाने की पावर नहीं है। ज़्यादातर टैक्स लगाने की पावर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में, स्टेट गवर्नमेंट के पास में है, जिसको कई बार कह दिया जाता है ओवर सेंट्रलाइजेशन ऑफ टैक्सेशन पावर्स। यानी आपने जिम्मेदारी तो बांट दी, लेकिन आपको टैक्स लगाने की पावर्स भी बांटनी चाहिए थी, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में ही ये सारी की सारे जो एस्पेक्ट हैं वो डिफाइन करे गए हैं, ध्यान में रखिएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे जो ये अर्बन लोकल बॉडीज़ आई हैं ना, जो हम म्यूनिसिपैलिटीज़ की बात करते हैं, ये संविधान के अंदर में संशोधन किया गया था, बदलाव किया गया था, उसी के बाद तो लाया गया। तो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, जिसके बाद दोस्तों ये अर्बन लोकल बॉडीज़ वगैरह को ये ताकत दी गई, लोकल टैक्स की ताकत दी गई। वैसे ही संविधान में आर्टिकल 243W हो गया है ना, यहाँ पर देखोगे ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देता है म्यूनिसिपैलिटीज़ को, प्लानिंग की, पब्लिक हेल्थ की। फिर आर्टिकल 280 हो गया, फिनांस कमीशन की बात करता है। फिनांस कमीशन ने ऑलरेडी कह दिया भैया लोकल बॉडीज़ को भी पैसा दिया जाए, इनके पास में भी फाइनेंशियल पावर्स होनी चाहिए। 15th फिनांस कमीशन ने तो ये कह दिया कि कम से कम 4.5 लाख करोड़ रुपया इन लोकल बॉडीज़ को दो। फिर ऐसे ही आर्टिकल 243X हो गया, आर्टिकल 243Y हो गया, ये सारे के सारे पावर्स के बारे में डिफाइन करते हैं कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस या म्यूनिसिपल काउंसिल के पास में भी ये सारी की सारी जो पावर्स है वो होनी चाहिए। समझ गए? चलिए, फिर अगला न्यूज़ आर्टिकल हमने डिस्कस किया था, हमने ये इस वाले आर्टिकल को कवर नहीं किया, लेकिन आज मैं फटाफट पढ़ा देता हूँ एक्वाकल्चर मॉडल के बारे में। एक्वाकल्चर मॉडल का ये पर्टिकुलर इशू काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, आइए मैं आपको समझा देता हूँ। एक्चुअली में हुआ क्या है, जो हमारा सुंदरबन वाला रीजन है ये कहाँ पर है भाई? बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल के बीच वाला जो हिस्सा है, ये जो रीजन है इसको हम बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा। तो ये जो सुंदरबन वाला रीजन है इसको फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का रिकग्निशन दिया गया है, पहचान दिया गया है। ध्यान में रखेगा, FAO का इसको रिकग्निशन दिया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो भारत ने प्रोजेक्ट चलाया है ना, उसकी वजह से ये FAO का रिकग्निशन मिला है। अब ये भारत का प्रोजेक्ट कौन सा है? सुंदरबन वाले हिस्से में इंडिया का प्रोजेक्ट का नाम है साइम प्रोजेक्ट। इसका फुल फॉर्म है सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैंग्रोव इकोसिस्टम। एक्चुअली में क्या है दोस्तों, मैंग्रोव प्लांट्स के बारे में आपको पहले पता होना चाहिए। मैंग्रोव वाले पौधे कौन से होते हैं? मैंग्रोव वाले पेड़ वो होते हैं जो समुद्र किनारे ग्रो हो रहे होते हैं, जिनकी जड़ें समुद्र के अंदर होती हैं, पानी के अंदर होती हैं, तो तट के किनारे होते हैं। कोई सुनामी भी आ गई, कोई बड़ी बड़ी लहरें आ गई, तो दोस्तों ये पेड़ उसको झेल लेते हैं, जिससे पीछे की आबादी पे कोई असर नहीं पड़ता, पीछे लोग सुरक्षित रहते हैं। तो इनका इतना बड़ा रोल है। लेकिन क्या होता है, कई बार यहाँ पे आसपास मछली पालन करने के लिए, मछलियों को पालने के लिए, ताकि उनको बाद में पकड़ा जा सके और एक्सपोर्ट करके बेचा जा सके, समझ गए? तो मछली पालन के लिए इन पेड़ों को काट दिया जाता है। तो ये यही काम होता था, जिससे हमें नुकसान होता था। तो अब यहाँ पर ये साइम प्रोजेक्ट ये है कि भाई ये पेड़ भी लगे रहें और यहीं पर मछली पालन भी हो, हम यहाँ पर ही पॉन्ड भी क्रिएट करेंगे। तो पेड़ों के साथ साथ, ध्यान में रखिएगा, मैंग्रोव इकोसिस्टम के साथ साथ मछली पालन करना, इसी को सही साइम प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है। इसमें हमें पेड़ काटने की ज़रूरत नहीं है।
ये कहाँ पे अप्लाई किया गया है? वेस्ट बंगाल के अंदर सुंदरबन में। इसको फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की साइड से एक पहचान दे दी गई है। और इसमें हम पेड़ को नहीं काटते, पेड़ के साथ साथ ही मछली को ग्रो करते हैं, या झींगा वगैरह जो होता है श्रिम्प, उसको ग्रो करते हैं। कौन सा झींगा? जो ब्लैक टाइगर श्रिम्प है उसको ग्रो किया जाता है। समझ गए? क्लियर हो गया? चलिए, फिर अगला न्यूज़ आर्टिकल हमने डिस्कस किया था कि भाई आपको याद होगा रशिया ने सपोर्ट किया है। रशिया कह रहा है कि भारत के अमका को हम सपोर्ट करते हैं। अमका क्या है? भारत का 5th जनरेशन का फाइटर जेट। रशिया कह रहा है भारत अमका बनाए, हम इसमें सपोर्ट करेंगे, लेकिन भारत इस पर भी विचार कर सकता है कि जो रशिया का SU-57 जेट है, ये भी 5th जनरेशन का फाइटर जेट है, इसको परचेज कर सकता है। तो बस ये रशिया ने यहाँ पर बोला था, अगर भारत यहाँ पे कोई विचार करता है 5th जनरेशन के फाइटर जेट को परचेज करने के लिए, तो ये प्रोडक्शन वगैरह इंडिया से ही हो जाएगा, जिससे भारत और रशिया के बीच में डिफेंस कॉपरेशन बढ़ जाएगा। फिर हमने अगला आर्टिकल डिस्कस किया था कि सरकार यहाँ पे अपने देश के अंदर में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना चाहती है और बहुत सारा डिफेंस एक्सपोर्ट करना चाहती है। तो एक्चुअली में देखोगे तो आज जो हम लोग डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसको हम बढ़ाना चाहते हैं। राजनाथ सिंह जी ने ये बोला कि 2029 तक इंडिया अपने देश में 3 लाख करोड़ रुपए का हथियार बना रहा होगा, मैन्युफैक्चर कर रहा होगा, और 50,000 करोड़ रुपए के हथियार हम एक्सपोर्ट कर रहे होंगे। तो हमें भारत की ताकत को, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट की ताकत को बहुत ज़्यादा बढ़ाना है, ये एग्जैक्टली इसमें मेंशन किया गया। समझ गए? क्लियर हो गया? आज की स्थिति देखोगे तो केवल हम 1.5 लाख करोड़ रुपए का प्रोडक्शन करते हैं और 33,000 करोड़ रुपए का प्राइवेट कंट्रीब्यूशन है। तो हमें आने वाले समय पर प्राइवेट कंट्रीब्यूशन भी बढ़ाना है, बहुत सारे हथियार देश में बनाकर उसको एक्सपोर्ट भी करना है, बेचना भी है। ये हमारा टारगेट है। फिर याद आ रहा होगा एक आर्टिकल ये डिस्कस किया था जहाँ पे अमित शाह जी का स्टेटमेंट था। अमित शाह जी कहते हैं कि हर एक राज्य के अंदर में एक स्पेशल जेल बनाने की ज़रूरत है, वो भी फिजिटिव्स के लिए, इकोनॉमिक फिजिटिव्स के लिए, जो भारत से कई बार पैसा उधार लेते हैं, उठाते हैं बैंकों से और भाग जाते हैं। नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चौकसी जैसे वाले केसेस की यहाँ पर बात हो रही है। ये लोग करोड़ों रुपया लेते हैं, फिर उसके बाद भाग जाते हैं अलग अलग देशों में, और अलग देश इनको सपोर्ट कर रहे होते हैं। जब इनको पकड़ के लाने की बात हुई इंडिया, तो ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं भारत में जेल की कंडीशन अच्छी नहीं है, भारत में जेल में ओवर क्राउडेडनेस है, बहुत भीड़ है, एक जेल में ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं, बीमारियां फैल जाती हैं, तो फिर यहाँ पे हेल्थी नहीं रहेंगे, हमारे जो राइट्स वगैरह हैं उनका हनन होगा। तो ये बात कह कह के है ना, ये इंडिया की जेल की कंडीशंस की बुराई कर करके अपने आप को बचा लेते हैं उन देशों में। तो इंडिया ने बोला ठीक है चलिए आइए। अमित शाह जी ने बोला है कि भाई आपको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, और हर एक राज्य के पास में अपना एक स्पेशल प्रिजन होना चाहिए, इन्होंने ये बोला है। स्पेशल प्रिजन होगा तो हम इंटरनेशनल लेवल पर, क्योंकि वैसे तो हम कह नहीं सकते क्योंकि ये इंडिया में फिर कमी निकालते हैं, तो अब यहाँ पर क्या होगा, हम कह सकते हैं कि भाई इंडिया ने स्पेशल जेल बना लिया है, भेजो इनको, स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये बच नहीं पाएंगे। और ऐसे ही दोस्तों भारत ने लगभग 47 एक्स्ट्राडाइशन ट्रीटीज़ को साइन कर रखा है। एक्स्ट्राडाइशन ट्रीटी का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्राडाइशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बाहर से किसी व्यक्ति को वापस भारत लेकर आना। समझ गए? तो हमने अलग अलग देशों के साथ में ट्रीटीज़ को साइन कर रखा है ताकि कोई भी व्यक्ति अगर अपराध करके भागता है भारत से तो उसको पकड़ कर लेकर आया जा सके। समझ गए? चलिए भाई अगले न्यूज़ आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल बात करता है गूगल का नया एआई मॉडल के बारे में। आपको याद होगा कल हमने डिस्कस किया है, जैसे चैट जीपीटी है ना, वैसे गूगल ने एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मॉडल डेवलप कर लिया है, और उस मॉडल का नाम है C2S स्केल 27B। समझ गए? तो इसमें 27 बिलियन पैरामीटर एआई मॉडल है जो गूगल की साइट से तैयार किया गया है। लेकिन जैसे आप चैट जीपीटी के अंदर में टेक्स्ट लिख कर कहते हैं ना, भैया इस पे मुझे उत्तर दे दे, तो वो उत्तर दे देता है आपको, वैसा यहाँ पे नहीं होने वाला, क्योंकि ये बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड एआई मॉडल है। तो इसमें सेल्स की बातें होती हैं, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो कोशिकाओं यानी सेल्स से बनी होती है, तो ये सेल्स की भाषा को समझता है। इस एआई मॉडल से करेंगे क्या, एग्जाम के लिए ध्यान में रखना, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है C2S स्केल 27B क्या है। तो ये एआई मॉडल है जो बेसिकली रेडी किया गया है गूगल की साइट से। ठीक है, तो अब एक्चुअली में एग्जाम में ये पूछ लेगा इसका काम क्या है, तो ये क्या करता है, कैंसर का इलाज हमको खोज कर देता है। रिसेंटली इसने एक दवाई खोज के भी दी है, हमें बताया है, और उस दवाई का नाम है सिल्मेतासर्टिब, ध्यान में रखिएगा। तो ये दवाई हमारे इम्यून सिग्नल को बूस्ट करने के लिए जानी जाती है, और जो छुपे हुए ट्यूमर हैं यानी छुपा हुआ कैंसर है उसको डिटेक्ट करके मारने के लिए जानी जाती है। समझ गए? तो ध्यान में रखें, एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा C2S स्केल क्या है। तो ये बेसिकली एक प्रकार का एआई मॉडल है जो कैंसर के इलाज के लिए दवाई को रिकमेंड करेगा, और इसने एक दवाई रिकमेंड की है जिसका नाम है सिमिलेतरसिब। एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए कि बताओ सिल्मेतासर्टिब एग्जामिनेशन में, सॉरी सिल्मेतासर्टिब हाल ही में न्यूज़ में था, तो बताओ ये क्या है। तो ये दवाई है जो स्पेशली कैंसर में काफ़ी ज़्यादा उपयोगी हो सकती है। समझ गए?
यहीं पर एक और कॉन्सेप्ट आता है इंटरफेरॉन्स का। इंटरफेरॉन्स बेसिकली वो प्रोटीन होते हैं जो हमारी सेल्स यानी बॉडी की कोशिकाओं के थ्रू बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये इम्यून सिग्नल की तरह काम करते हैं, ये वार्निंग देते हैं कि भाई हमारे सेल्स के आसपास कोई डेंजर तो नहीं है। तो जब ये इंटरफेरॉन लेवल बहुत लो होते हैं ना, स्पेशली हमारे बॉडी में जब ये बहुत लो होते हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर में छिपा हुआ कैंसर है। ठीक है, छोटा सा ट्यूमर यहाँ पर बन रहा है, तो उस चीज़ को यहाँ पर डिटेक्ट करने का काम करते हैं। ध्यान में रखिएगा, उस चीज़ को डिटेक्ट करने का काम करेगा और उसको ये दवाई मारने का काम करेगी। तो इस तरीके के कैंसर को मारा जा सकता है। तो ये मॉडल हम लोगों ने जो रेडी किया है, इसी के माध्यम से सब कुछ हो पाया है। फिर याद होगा हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था, ये कल ही के आर्टिकल है, ठीक है, तो इसको हम रिवाइज करेंगे भी नहीं, बट फटाफट फिर भी पढ़ लेते हैं। जो एम्ब्रायर है, एम्ब्रायर बेसिकली ब्राज़ील की कंपनी है और महिंद्रा भारत की कंपनी है। दोनों ने मिलकर डील किया है कि दोनों मिलकर C-390 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को भारत में बनाने वाला है। बेसिकली एग्जाम के लिए ध्यान में रखना है कि भाई एग्जाम में पूछ लेगा कि C-390 एयरक्राफ्ट क्या है, तो ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, ध्यान में रखिएगा। इसका कैपेसिटी है लगभग 26 टन के आसपास। ये इंडियन एयरफोर्स के लिए तैयार किया जाएगा, भारत में ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा, लेकिन मैन्युफैक्चर करने के लिए ब्राज़ील की कंपनी एम्ब्रायर है और भारत की कंपनी महिंद्रा है। दोनों मिलकर ये मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं, जिससे भारत में ढेर सारी नौकरियां जनरेट होंगी, भारत और ब्राज़ील के डिफेंस रिलेशंस मजबूत होंगे और इंडियन एयरफोर्स को C-390 करके जो ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट क्या करता है, आपके बहुत सारे कार्गो को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट कर सकता है, पहुंचा सकता है, या नौजवानों को इधर से उधर पहुंचाने के लिए उपयोगी माना जाता है। ठीक है, तो ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की बात हो गई। तो आई होप आपको ये भी क्लैरिटी अच्छी तरीके से मिल चुकी है। बाकी आज का सेशन हम लोगों ने ख़त्म कर लिया है। सेशन क्या, ये पूरे सप्ताह का मैंने रिवीजन करवा दिया है। प्लीज़ इस वीडियो को कभी भी किसी प्रकार से स्किप ना किया कीजिए। ठीक है, बाकी ये मैंने आपको दे दिया है इन्फॉर्मेशन। जो ये PDF वगैरह है आप ज्वाइन कर सकते हैं, एक जो ग्रुप है अभी जस्ट 399 में भी ज्वाइन कर सकते हैं, और प्रोसेस आपको बता दिया स्टार्टिंग में। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।